नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम। मेरा और तारीख है आज 21 जुलाई 2020 और 21 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। और इसका वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे, इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि भारत किस देश से असॉल्ट राइफल का आयात कर रहा है। तो असॉल्ट राइफल का पहले भी भारत ने आयात किया था, लेकिन अभी जिस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो इस संदर्भ में भी थल सेना के लिए असॉल्ट राइफल का आयात किया जा रहा है। तो ये असॉल्ट कहाँ से आयात किया जा रहा है, यानी असॉल्ट का निर्माण किस देश में होता है, यही हुआ मतलब इसका। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बी हो जाएगा फ्रांस, सी हो जाएगा जर्मनी और डी है रूस। तो असॉल्ट का आयात जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किया जा रहा है। ये सेमी ऑटोमेटिक मोबाइल है और काफ़ी एडवांस सेमी ऑटोमेटिक राइफल है और काफ़ी एडवांस ये राइफल है। इसमें मैगजीन अपने आप ऑटोमेटिकली जो है दूर होता चला जाता है, डिटैचमेंट की सुविधा होती है और टारगेट को ये मिस नहीं करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, राफेल फाइटर जेट कहाँ से भारत आयात कर रहा है। राफेल अभी हाल में चर्चा में है और ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अभी तो सुनने में देखने में आसान लग रहा होगा कि राफेल है यहाँ से है वैसे, लेकिन जब एग्जाम में आता है और ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें मीडिया में, सोशल मीडिया पे कॉमन दिखाई दे उसको भी हल्के में न लें, उसको पढ़ने के बाद मेमोराइज जरूर करें, उस ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रैक्टिस जरूर करें, नहीं तो अंतिम समय में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि राफेल फाइटर जेट कहाँ से आयात किया जाता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, बी हो गया फ्रांस, सी हो गया जर्मनी और डी हो गया रूस। तो ये हमें पता है कि ये जो विमान है इसे हम लोग फ्रांस से आयात कर रहे हैं। वर्तमान समय में ये काफ़ी एडवांस फाइटर जेट है और ये फ्रांस से हम आयात कर रहे हैं। पहली खेप इसकी पहुंचने वाली है और ये देर से आती है अभी कुछ, लेकिन जिस प्रकार से तनाव की भी स्थिति बनी हुई है भारत और चीन के बीच, इसको पहली खेप को बहुत जल्दी ही लाया जा रहा है। और इसकी विशेषता ये है कि ये हवा से हवा में भी मार कर सकती मिसाइल की इसकी मारक क्षमता बहुत 3700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ये काफ़ी ही एडवांस है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुखोई एवं मिग सीरीज के विमान भारत कहाँ से आयात कर रहा है मतलब कि पहले भी हुआ, अभी भी आते हैं। तो मिग की चर्चा हमेशा सुनते हैं कि यस मिग यहाँ क्रैश कर गया, मिग यहाँ क्रैश कर गया, हमेशा आते रहता है, क्योंकि यह मिग बहुत पहले से भारतीय वायुसेना में है और इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है आधुनिक विमान से। तो फिर भी ये क्वेश्चन प्रासंगिक है अभी भी। सुखोई तो निश्चित रूप से प्रासंगिक है, मिग भी है ही। तो आइए तो देखते हैं क्वेश्चन को कि इसका आंसर किस क्वेश्चन का क्या होगा। तो हमारे सामने ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब ही होता है कि अपने आप में अमेरिका उसमें है, अमेरिका के लिए ही शॉर्ट में हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। बी हो गया फ्रांस, सी हो गया जर्मनी, डी हो गया रूस। तो ये सुखोई और मिग जो है उसको हम आयात करते हैं या मंगाते हैं, अभी तक जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, रूस से। रूस जो है भारत का बहुत ही बड़ा रणनीतिक साझेदार है इससे, और भारत का भरोसेमंद मित्र भी है। अभी भी देखा होगा कि जब भारत चीन के इस तनाव की स्थिति में भी भारतीय रक्षा मंत्री ने रूस का दौरा किया था। तो ये जो है वहाँ से याद कर रहा। और सुखोई तो भारत में ही बनाया जाता है। ये भारत और रूस के बीच इतना रणनीतिक साझेदारी जो है काफ़ी विश्वसनीय और आगे है कि सुखोई विमान का जो उत्पादन होता है भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, स्कार्दू एयरबेस कहाँ है। ये भी मीडिया में अभी हाल में चर्चा में है और मीडिया से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमारे लिए कितना प्रासंगिक है क्वेश्चन के लिए। मीडिया में सारी बातें होती तो नहीं होता, करंट के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो स्कार्दू एयरबेस कहाँ है, तो ए है चीन, बी है नेपाल,
सी है पाकिस्तान, डी है पाक अधिकृत कश्मीर। ये ऑप्शन देखने से आपको बहुत आसान लग रहा होगा और ऑप्शन आसान मैंने दिया भी है। तो अस्कार्दू एयरबेस जो है ये इसका आंसर हो जाएगा 4 डी, मतलब डी पाक अधिकृत कश्मीर। क्योंकि अस्कार्दू एयरबेस इसलिए चर्चा में रहता है कि चाइना जो है जब भी भारत के साथ तनाव होता है, तो पाकिस्तान का तनाव होता है, तो वो चाइना अस्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल भारत को डराने के लिए करता है, क्योंकि वो इसलिए चर्चा में रहता है। और अभी भी जो है ये संभावना बनी हुई है कि जिस तरह तनाव की स्थिति है कि जब भारत और चीन के बीच अगर ये तनाव युद्ध के स्तर पर पहुंचता है, तो अस्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल चाइना भारत के विरोध में कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब कि हमारी भूमि का इस्तेमाल जो है हमारे लिए ही, हमारे ही खिलाफ किया जाएगा। क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा ही भाग है, तो हमारी भूमि का इस्तेमाल जो है हमारे ही खिलाफ किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर है कहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये हम सिर्फ भारत के जो उत्तरी भाग है, लेह लद्दाख का इलाका, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख, उसी को लिया है। ये अगर हम देखें इस मानचित्र को, तो देखिएगा ये जो है जम्मू कश्मीर का मैप अगर बनाते हैं, लेह लद्दाख को जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जम्मू कश्मीर दोनों को मिला करके, तो ये मैप ऐसे बनते चला जाता है और ये आगे में ऐसे निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम जानते हैं कि ये जो है ये जो है यहाँ पर, ये हम लोग पहले भी देखा जगह, यहाँ से झेलम नदी का हम लोग मार्ग दिखाया था आगे बढ़ने का, तो उससे मतलब नहीं है। ये जो है, ये देखिए, यही हमारा अस्कार्दू है और ये किसका भाग है? भारत का ही भाग है। ठीक है, अभी जो ये जो सीमा अभी जो है LAC यही है, जो यही है हमारा, ये कारगिल है। ठीक है दोस्तों, ये कारगिल यहाँ पे है, कारगिल से बहुत करीब है। अस्कार्दू जो है ये तो पाक अधिकृत कश्मीर पूरा हो गया ये। ठीक है, भारत का हिस्सा है, लेकिन ये सारा का सारा, तो ये हमारे से काफ़ी नज़दीक है, जो भारतीय जहाँ से यहाँ से, चूँकि ऊंचाई पर भी है, इसलिए भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल चाइना भारत के विरोध में कर सकता है। चूँकि हाइट भी इसकी ज़्यादा है और हाइट से जो एयरफोर्स है उसके लिए हाइट जो है काफ़ी कंफर्टेबल एरिया होता है टारगेट को फिक्स करने के लिए। तो ये हमारा अस्कार्दू यहाँ पर है। तो ये अस्कार्दू कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर में। और ये तो लाइन ऑफ ये कंट्रोल है LOC। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, होटान एयरबेस कहाँ है? होटान एयरबेस कहाँ है? तो इसमें हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है पाक अधिकृत कश्मीर। ये क्वेश्चन जो है इसको भी आप हल्के में नहीं लेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कहाँ पर है। तो ये जो है होटान जो है वो कहाँ है? चीन में है। होटान एयरबेस चीन में है। भारत के खिलाफ इस एयरबेस का चाइना जो है काफ़ी मजबूती के साथ इसका इस्तेमाल कर सकता है। जिस प्रकार से होटान एयरबेस पे एयरफोर्स से संबंधित जितनी भी एसएलरीज होती हैं उसको वहाँ जो जमा कर रहा है जितना भी, उससे लगता है कि इसके खिलाफ अगर युद्ध के समय में होटान एयरबेस की काफ़ी अग्रणी भूमिका रहेगी भारत के खिलाफ इस्तेमाल में। तो ये देखते हैं होटान कहाँ पर है। तो ये हमारा है, अगर ये हम बात करें तो ये तो हम देख रहे हैं कि इंडिया का बाउंड्री थोड़ा सा ये नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन ये समझने के लिए सबसे बेहतरीन मैप था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये देखिए, ये तो था यहाँ पे LOC है, ये जो अभी हम लोग देखा ये LOC है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहीं पे हमारा कहाँ था? यहीं पे ये अस्कार्दू था। ठीक है, अस्कार्दू। और ये देखिए भारत का यहाँ पे ये जो चाइना का ये इलाका है, यहीं पे होटान है। ये हमारा अस्कार्दू हो गया। अस्कार्दू एयरबेस है ये। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा हो गया होटान एयरबेस। होटान
एयरवेज, शिनजियांग प्रांत में है ये। और देखिए भारतीय जो बाउंड्री है उससे काफ़ी करीब है ये, और यहाँ से दिल्ली की दूरी बहुत दूर नहीं है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की किस कंपनी ने 5G तकनीक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 5G तकनीक इसमें घोषणा हो चुकी है, और इस कंपनी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत के सैकड़ों इंजीनियर जो है 3 साल से इस तकनीकी के खोज में लगे हुए थे, इन्वेंशन में लगे हुए थे, और उन्होंने इस तकनीक के इन्वेंशन मतलब कि सोल्यूशन कर लिया है। अब उसका व्यवहारिक इस्तेमाल करने की बात है, जिसके के लिए सरकार से स्पेक्ट्रम वगैरह डिमांड करने की बात चल रही है। चूँकि इसमें स्पेक्ट्रम एक अलग तरह का होता है जिसमें कि हाई स्पीड डाटा की ज़रूरत होगी, तो इसकी नीलामी होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स किया जाएगा स्पेक्ट्रम में, उसके बाद आगे की बात होगी। तो ये किस कंपनी ने भारत में इसकी घोषणा की है? और हमारे सामने ऑप्शन है जियो प्लेटफॉर्म, एयरटेल और आइडिया, HCL। तो ये जो है इसकी घोषणा जो की है जियो प्लेटफॉर्म जो है भारत में 5G तकनीक लॉन्च करने की घोषणा की है। और आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसा कर जो लगाया किसी और पर जाता है और अंततः वसूला किसी और से जाता है, उस कर को क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन उसी का कलेक्शन मिलेगा जो आज आने की पूरी संभावना होती है। तो देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं इस रूप से कि लगाया कहीं और जाता है, वसूला किसी और से जाता है। जैसे मान लें कि आप मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, कोई मेडिसिन लेने के लिए गए आप, तो मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं तो दवा का प्राइस रहता है, उसमें लिखा रहता है कि टैक्स इतना है और कुल टोटल प्राइस इतना हुआ, उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये टैक्स तो लगाया जाता है किस पे? वो वस्तु पे लगाया गया है। वो टैक्स जो है किस पे लगाया गया? वस्तु पे लगाया गया है। ठीक है, और अप्रत्यक्ष रूप से ये टैक्स जो है उस व्यापारी पर है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये किससे वसूला जाता है? किससे? जो कि क्रेता होता है, जो बायर होता है, उसी से इस टैक्स की वसूली हो जाती है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ का, माचिस का भी हम अगर खरीद के आते हैं तो उस पर भी हम टैक्स देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लगाया, वस्तु पर लगाया गया, लेकिन वसूला किससे जाता है? किसी व्यक्ति से। जो व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है उससे वो टैक्स वसूला जाता है। तो इसका मतलब कि जो क्रेता है, जो वस्तु को खरीद रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप से उस टैक्स को उस व्यक्ति से नहीं लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से लिया जा रहा है। टैक्स उस वस्तु पर लगाया गया है, लेकिन वस्तु तो निजी वस्तु देगा नहीं, तो जो खरीदता है वो उसका टैक्स देता है। तो इस प्रकार के टैक्स को हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष टैक्स। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है दोस्तों, वैसे GST के फॉर्म में जितनी सारी टैक्सें अब आ गई हैं तो अलग बात है, लेकिन आज भी प्रासंगिक कोई जो ऑप्शन है प्रासंगिक है अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि GST बहुत सारी ऐसे चीज़ है, कुछ है ऐसा जो कि नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी भी हम किसको मानेंगे? इसमें क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। और GST भी क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कहीं ऐसा ना, अगर अप्रत्यक्ष कर बदले में GST भी हो सकता है तो आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर दिया और GST नहीं लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। हो सकता है कि इसके बदले में, अप्रत्यक्ष कर के बदले में आपको GST भी आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोचेंगे, कंसेप्चुअल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी इकाई जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? वह छोटी इकाई जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित होती है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डिविडेंड, ऑप्शन बी है शेयर, ऑप्शन सी है शेयर मार्केट, ऑप्शन डी है सिक्योरिटीज। तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास अगर 1000 रुपये हैं
और 1000 रुपये की इकाई हम मान लेते हैं कि 10 फिक्स करते हैं कि 10 रुपये का 1 यूनिट होगा। अगर 10 रुपये का एक क्या होगा, 1 यूनिट होगा, जिसको 10 से 1 यूनिट होगा तो 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। मतलब कि 100 क्या हो जाएगा, कुल 100 यूनिट, यही ना होगा दोस्तों, 100 यूनिट। मतलब कि ये 1000 का जो नोट है वो 100 यूनिट में बचा हुआ है, 100 यूनिट में बटा हुआ है, 100 यूनिट में। लेकिन ये यूनिट कितने की, 1 यूनिट कितने की है, तो 10 रुपये की है, 10 रुपये की 1 यूनिट है। तो ये जो 1000 रुपया था, 1000 रुपया, उसके सबसे छोटा यूनिट कितना हुआ, 10 का हुआ ना। सबसे छोटा यूनिट कितना का हुआ, 10 का हुआ, ठीक है, 10 का। इस क्वेश्चन का सेंस यही है कि वह छोटी इकाई जिसमें कंपनी की कुल पूंजी विभाजित है, तो कंपनी की जो सबसे छोटी इकाई है 1000 की, अगर कुल राशि है तो उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, 10 रुपया है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि एक कंपनी करोड़ों अरबों रुपए में होती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करते किसी कंपनी को और उसमें शेयर जारी हम करते हैं, तो शेयर जारी करते हैं उस कंपनी का एक जो है 1 यूनिट होता है, वो सबसे छोटी इकाई, उससे कम उसका विभाजन नहीं हो सकता है। तो जो यूनिट होता है जिसमें कंपनी से छोटी इकाई में उसको विभाजित किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर, ठीक है दोस्तों। तो शेयर जो है एक छोटी इकाई है किसी कंपनी की राशि का। अब आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसी कंपनियां जिनका शेयर खरीदने पर हानि की संभावना कम होती है, उन कंपनियों को क्या कहते हैं, उन कंपनियों को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ब्लू चिप है, बी है बॉन्ड है, सी है चीप, डी है स्वीट शेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू चिप। ब्लू चिप जो कंपनियां होती हैं उसका हानि, उसका अगर उसकी कंपनी को हम शेयर खरीदते हैं तो उसमें हानि की संभावना नहीं होती है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जितनी भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, ठीक है, चाहे वो ONGC हो, चाहे वो रिलायंस पेट्रोलियम हो, ठीक है दोस्तों, चाहे HPCL हो, तो इस तरह के अगर कंपनियों का हम शेयर, अगर इस तरह की जो कंपनियों के शेयर होते हैं वो ब्लू चिप होते हैं। इस प्रकार कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हानि की एकदम संभावना नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ऐसी कंपनियां जो कि हॉट केक होती हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस पर कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होता रहे। थैंक यू।